सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप लोग एक बार कमेंट में बता दो आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। फिर हम लोग एजेंडा डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो एक बार आप क्लियर कर लो कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, फिर हम लोग आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। डेली नहीं बट हाँ वीकली 3 डेज हम लोग प्लान करेंगे और फुल डेटा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट सीरीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए चले जाएंगे। सो ये जो और भी जो कोर्सेज हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये कोर्स क्यों डिफरेंट है बाकी और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कोर्सेज से। सो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली सीखेंगे प्लानिंग कि भाई किस तरीके से डेटा क्या होता है, लॉजिक किस तरीके से लिखते हैं, वो सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं कि सर हमें प्रोग्रामिंग तो आता है, मैंने सी प्रोग्रामिंग आता है, C++ आता है, बट मेरे से लॉजिक नहीं डेवलप हो पाता है क्योंकि लोग क्या समझते हैं, लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे स्लोली स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना सीखेंगे कि भाई किसी प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक कैसे धीरे धीरे पहुँचते हैं ब्रूट फोर्स से। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे साथ मिलके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मूव करने वाले हैं। नहीं, ये पेड कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेंगी और ये यूट्यूब पे ही ये कोर्सेज आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स। सो हम लोग का जो कोर्स है स्टार्टिंग कहाँ से होने वाला है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जैक्टली जो अपना सब्जेक्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हम लोग एक फील लेते हैं, इस अपना जो लेक्चर 0 होने वाला है इसमें हम लोग एक फील लेंगे क्योंकि ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में आपको हर चीज़ समझ में आएगा कंप्यूटर के बारे में, क्या एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्या एल्गोरिदम होता है, और एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्लास से हम लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर डील करना स्टार्ट करेंगे, इस हिसाब से हम लोग फिर प्रॉब्लम्स ये सारी चीज़ें करेंगे। बट ये क्लास में आपको एक फील दिया जाएगा कि भाई एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक यहाँ पे एक आइडिया लेने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से कोरिलेट कर सके। अगर मैं बोलूँ लिंक लिस्ट तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। लिंक लिस्ट बोलते हैं कि हाँ भाई ये डेटा स्ट्रक्चर है। अगर किसी एल्गोरिदम का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अच्छा ये एल्गोरिदम इस काम में यूज़ होता है, इस तरह के प्रोग्राम लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम लोग C++ यूज़ करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे बैरियर नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट समझना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा आप C++, जावा जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे सारी चीज़ों को। सो आप उसके लिए वरी मत करो। यहाँ पे हम लोग एकदम लॉजिक सिर्फ सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली लॉजिक सोचते कैसे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोग सभी को पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। आप में से किसी को पता है? कमेंट में बता सकते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जी, सो अपने को सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द करेक्ट। गेमर एवन ने सही बताया, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन से। और ये कंप्यूटर का डिफिनेशन आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं स्कूलिंग टाइम में भी, बट आप इसको समझिएगा इसी डिफिनेशन में, कंप्यूटर के ही डिफिनेशन में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दोनों का डिफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग चीज़ें स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, सो कंप्यूटर को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे कि कंप्यूटर क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
विच स्टोर्स डेटा, which stores and process the data। ठीक है। सो इसी सिंपल डिफिनेशन से हम लोग एक स्टार्ट करते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, और उसको कुछ प्रोसेस करता है उस डेटा के साथ। तो यहाँ पे दो जो टर्म आते हैं, फर्स्ट टर्म जो अपना मिला इस डिफिनेशन में कि भाई डेटा, एंड सेकेंड टर्म में अपने को क्या मिला यहाँ पे, प्रोसेस। सो इन दोनों टर्म को थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझने का ट्राई करते हैं कि भाई एग्जैक्टली हम लोग कंप्यूटर के बारे में जो बोल रहे हैं कि भाई ये स्टोर करता है डेटा को और डेटा को प्रोसेस करता है, तो एग्जैक्टली हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। सो अगर हम लोग डेटा का थोड़ा डिफिनेशन में जाएं तो डेटा को बोला जाता है क्या, रॉ फैक्ट्स। जो हमने पढ़ा होगा कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा बोला जाता है। जैसे भैया एग्जाम्पल आप दीजिए, डेटा का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्या, तो हाँ, तो डेटा का एग्जाम्पल अपने लिए क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। जो भी 1 2 3 ABCD जो भी हम लोग सब लिखते हैं, ये सब भी क्या है, एक तरीके से ये सब भी हमारा डेटा ही है, टेक्सचुअल डेटा है वो। और क्या हो सकता है, हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो MP3 हो गया, फिर क्या हो गया MP4, जो हम लोग वीडियो क्लिप्स देखते हैं वो सारा क्या हो गया, डेटा ही हो गया। मतलब ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, टेक्स्ट जितने भी हैं ये सब क्या है, डेटा है। ठीक है, तो ठीक है, डेटा तो समझ में आ गया। तो आप पहला इसका मतलब ये बोलना चाहते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है। इसका मतलब टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा, ऑडियो, वीडियोस, कोई सॉफ्टवेयर, ये सारा चीज़ क्या है, एक तरीके से डेटा है, तो इन चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ें तो हम लोग जानते हैं। सेकेंड आप लिखे हो प्रोसेस, ये एग्जैक्टली क्या है। तो प्रोसेस को समझने से पहले एक डेटा का सेकेंड थॉट हम लोग समझते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा के बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन को बोला जाता है कि मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है, डेटा तो आप समझ गया मैं। आप बोल रहे हो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग डेटा बोलेंगे। जैसे मैं एक कॉपी में ले जाए, मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दूँ उसमें 1 2 3 4 या कुछ भी, तो ये सारा क्या है, डेटा है। तो आप इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हो, मीनिंगफुल डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया भैया, थोड़ा सा और बताइए कि भाई ये मीनिंगफुल डेटा का मतलब आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रैंडमली लिखता हूँ 10 20 60 80 एंड 100, तो मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली, तो आप बोलोगे कि भैया ये तो डेटा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैंडमली डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो किस तरह का है, न्यूमेरिक डेटा है। ये किस तरह का डेटा हुआ, हमारा न्यूमेरिक डेटा हुआ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, इससे भी कुछ भी तो मीनिंग हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। तो इस मीनिंग को निकालने के लिए अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर मैं एक डिफाइन कर देता हूँ कि भाई ये जो डेटा है ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स है, स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है, तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, थोड़ा तो मीनिंग मेरे को क्लियर हुआ कि ये जो डेटा था एग्जैक्टली, अब वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। किसी को अगर मैं बताऊंगा कि भाई ये जो दिया जाएगा कि भैया ये देखो ये नंबर है, तो ये क्या दिए हो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये किसी क्लास के 5 स्टूडेंट्स का नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक मेरे को मिला। क्यों, क्योंकि कुछ मीनिंग अब तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब तुम इन्फॉर्मेशन से, इस इन्फॉर्मेशन से तुम कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स किसका आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो तुम बोल सकते हो कि 100 था। मिनिमम मार्क्स कितना था, तो ये 10 था। इसका मतलब हम लोग कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल चीज़ें तभी निकाल सकते हैं डेटा से जब वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाए। ठीक है, तो अभी आपको होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप सभी को डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ठीक है, हमें डेटा भी समझ में आ गया और इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गया। और अगर हम लोग पीछे जाएं तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे कंप्यूटर के डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि स्टोर करता है डेटा को और प्रोसेस करता है। तो डेटा तो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गया। अब इससे एक स्टेप आगे समझते हैं कि भाई ये प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या है, प्रोसेस का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें
कि हम लोग एक एग्जैक्टली इस प्रोसेस के बारे में समझे कि एक प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं। सो एग्जैक्टली अगर हम मोटा मोटी अगर बात करके चले, आगे हम लोग और पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली प्रोसेस का, बट अभी आप ये समझ लो कि कुछ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि केक बनाने का कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मतलब मान लो कि एक तरीके से इनपुट की तरह काम कर रहा है केक बनाने के प्रोसेस में, ठीक है। अभी फाइनल जो है एक अच्छा सा अपने को केक मिल जाता है, बना हुआ बेक्ड केक अपने को मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि भाई जो हमारा इंग्रेडिएंट्स था रॉ, ये तो डेटा हुआ, जो मिल्क लगा, ये सारी चीज़ें जो लगते हैं एक केक बनाने के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए क्या हुआ, एक तरीके से डेटा की तरह काम किया। और फाइनल में जो आउटपुट मिल रहा है उसका, वो क्या मिल रहा है, एक केक मिल रहा है आपको, बेक्ड केक मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये पूरा का पूरा केक बनाने का जो प्रोसेस था हमारा, ये जो फुल प्रोसेस था केक बनाने का, ये जो पूरा जो आपका प्रोसेस था, उसी को मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया केक बनाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से प्रोसेस, ठीक है। जैसे आपके पास कोई MP3 क्लिप है, तो MP3 क्लिप क्या है, डेटा है, लेकिन जब आप उसको प्ले करोगे तो वो आपको हार्ड होगा, सुनाई देगा वो MP3, तो वो आउटपुट हुआ, लेकिन उसको प्ले करने का जो मैकेनिज्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मोटा मोटी समझ में आया कि भाई कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि रॉ फैक्ट्स ये सब सारे डेटा को स्टोर करता है, और उस डेटा से अपने को आउटपुट तब मिलता है जब कुछ प्रोसेस या फिर कुछ मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस और मैकेनिज्म को नेक्स्ट स्टेप पे समझते हैं कि भाई प्रोग्राम की हेल्प से, जो अपना नेक्स्ट है कि भाई व्हाट इज प्रोग्राम, अपन ये समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना स्टार्ट होता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ से एग्जैक्टली अपन प्रोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि बुक इस नॉलेज क्या बोलता है, बुक में क्या डिफिनेशन है प्रोग्राम का, फिर इसको नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप अरे से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे पटेल, पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे क्लासेस का, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अरे पे आएंगे, देन स्टैक क्यू, सब हम लोग लीनियर नॉन लीनियर हर चीज़ डिस्कस करते जाएंगे। और अपना एजेंडा रहने वाला है कि अगर अरे स्टार्ट करेंगे तो अरे का पहले एक ओवरव्यू, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेंगे अरे का माइंड में कि भाई अरे एग्जैक्टली दिखता कैसा है, मेमोरी में कैसा वो दिखता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं, कैसे उसको ट्रैवर्स करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन एक बार डिस्कस करेंगे। फिर स्मॉल छोटे छोटे लेवल का प्रॉब्लम लेंगे, फिर कुछ आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी दिया जाएगा, फिर स्टेप, फिर मीडियम लेवल का, फिर हाई लेवल का, इस तरीके का सारे प्रॉब्लम्स हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये CSE के बच्चों के लिए भी है और अदर ब्रांच के लिए भी, जो भी प्लेसमेंट सीरीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, वो सब लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा कोर्स, ठीक है। सो अगर प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो जो बुकिश नॉलेज होता है वो क्या बोलता है प्रोग्राम की, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर to perform a specific task, ठीक है। ये तो डिफिनेशन हुआ, ठीक है भैया। ये डिफिनेशन तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, आप बताओ कुछ एग्जांपल से बताओ कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो, इस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे टास्क का बात हुआ है कि भाई किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। तो एक टास्क पहले डिफाइन करते हैं अपन, एक छोटा सा टास्क है, वो क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। एक छोटा सा हम लोग एक टास्क डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर है, उसको हम लोग को ऐड करना है, ये है हमारा टास्क, ठीक है। तो तुम ये बोलते हो कि भाई किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ठीक है 2 नंबर को अगर ऐड करना है, तो अगर आप कंप्यूटर के डिफिनेशन से जाओगे तो ये अपने को पता है कि भाई कंप्यूटर को हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, और ये यहाँ पे इसका CPU रहता है जो कि प्रोसेस करता है, एंड फिर अपने को क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये हुआ इनपुट। तो हमारे लिए यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं, 1 और 2, ये नंबर है अपना, ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि भाई 1 और 2 यहाँ पे तुम्हारे लिए इनपुट हुआ, और आउटपुट तुम क्या डिजर्व कर रहे हो कि उसको ऐड करके अब तुम्हें 3 मिल जाए आउटपुट। और ये काम कौन करने वाला है, ये तुम्हारा कंप्यूटर करने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्यूटर यहाँ पे करने वाला है,
ठीक है। सो एग्जैक्टली अब ये मैकेनिज्म क्या है करने का, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है ये सारी चीज़ों करने का, तब ये प्रोग्राम का जो हमने डिफिनेशन लिखा है वो एग्जैक्टली हमारे माइंड में क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है, उसे हम लोग ये ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई 1 और 2 को ऐड करना है। फर्स्ट ये इंसान हुआ। सेकंड एक कंप्यूटर है, उसको भी मैं सेम चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि भाई 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों टास्क हम लोग एक तरीके से करवाना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग को एक ह्यूमन रोबोट के बारे में भी पता होगा क्या? सोफिया के बारे में पता है क्या? इसमें से कितने बच्चों को पता है सोफिया के बारे में, जो कि एक रोबोट है? तो उसका भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे रोबोट है सोफिया, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं जिनसे सेम ही टास्क मेरे को करवाना है, एक ही काम करवाना है तीनों से, ठीक है। तो अब आप इसको मैप कीजिएगा कि ये तीनों लोग इसी काम को, सेम काम है अपना, टास्क क्या है? एडिशन ऑफ 2 नंबर। यही सेम काम को कैसे ये तीनों लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस इंसान को दिया 1 और 2 और बोला कि भाई ऐड करके दो, तो ये फटाक से मेरे को क्या आंसर देता है? 3। अब हम लोग इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि इसने कैसे ये आंसर दिया हमें, ठीक है। तो इस इंसान की अगर हम लोग बात करें तो हमने इसे क्या दिया? 1 और 2 एज एन इनपुट दिया इसे। ये तो किसी के लिए इनपुट ही हुआ ना। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई बताओ 2 नंबर को ऐड करना है 1 और 2 को, तो इसका मतलब ये इनपुट हमें उसे देना पड़ेगा, और ये इनपुट में क्या दे रहे हैं हम लोग? उसे डेटा दे रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे ही अगर हमने उन्हें बोला, वर्बली बोल सकते हैं उसको कि भाई ऐड करके बताओ 1 और 2 को, या तो फिर उसे हमें क्या बोल सकते हैं, या फिर किसी कॉपी पे लिख कर दे सकते हैं कि भाई एडिशन ऑफ 1 + 2 करके दिखाओ। इसका मतलब किसी न किसी फॉर्म में तो उसे हमें डेटा देना ही पड़ेगा। तो हमने उस डेटा को स्टोर किया एक तरीके से। कहाँ पे स्टोर किया है? जब मैंने इसे 1 और 2 बोला तब इसने क्या किया कि इस डेटा को स्टोर किया 1 और 2 का अपने माइंड में, करेक्ट। क्योंकि अपने माइंड के पास क्या था? इसका मतलब अपने माइंड के पास जो पहला चीज़ था, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था स्टोरेज। जैसे ही मैंने उसे ऐड करने के लिए बोला कि भाई एडिशन ऑफ 2 नंबर देना है, तो उसने सबसे पहले मेरे से पूछा कि भाई बताओ किसका किसका एडिशन करना है। मैंने बोला कि 1 और 2 को ऐड करना है। जैसे ही मैंने उससे बोला कि 1 और 2 को ऐड करना है, तो उसने जो सबसे पहला चीज़ मेरे से पूछा कि भाई तुम अपना इनपुट बताओ। इनपुट बताओ इसका मतलब अपना डेटा बताओ तुम। तो मैंने बोला कि भाई डेटा क्या है मेरे लिए? 1 और 2 है। तो मेरा 1 और 2 बोलते ही डेटा, उसने क्या किया? अपने माइंड में उस डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। क्यों, कैसे? क्योंकि उसके पास स्टोरेज था, माइंड में अपना क्या है? स्टोरेज है, उसमें उसने उस डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसके स्टोर करने के बाद क्या करेगा बंदा? थोड़ी देर के लिए सोचेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद क्या देगा भाई? 3 बोलेगा वो, करेक्ट। वो 3 कैसे बोल सकता है? या तो वो वर्बली बोल सकता है, या तो फिर किसी रिटन फॉर्म में किसी कॉपी पे या टेक्स्ट पे वो लिख सकता है। तो इसका मतलब जब ये टेक्स्ट पे लिखा सोचने के बाद, तो ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। उसने हमें आउटपुट दिया, ठीक है। आउटपुट किस फॉर्म में दे सकता है? या तो वर्बली, या तो फिर कहीं पे लिखने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट डेटा। तो ये बंदा क्या कर रहा है कि मेमोरी में स्टोर कर रहा है डेटा को जो हम लोग दे रहे हैं, फिर कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है वो अपने माइंड में, कैलकुलेट कर रहा है एडिशन को, ऐड करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा है 3। तो ये जो माइंड में जो कैलकुलेशन ये जो किया 1 और 3 ऐड करने का, इसका मतलब जो सेकेंड चीज़ जो किया डेटा को स्टोर करने के बाद, उसने प्रोसेसिंग किया। इसका मतलब उसके दिमाग में पहले से फीडेड था कैलकुलेशन, किसका? एडिशन का। उसे एडिशन आता था, तभी उसने ऐड करके अपने को बताया। तो ये एडिशन इसने सीखा कहाँ से? वो सीखा बंदा एडिशन कहाँ से? अपने स्कूलिंग टाइम में सीखा होगा। तो इसका मतलब स्कूल ने उसे हेल्प किया अपने को प्रोग्राम बनाने में। इसका मतलब उसके माइंड में ये जो एडिशन का प्रोग्राम था वो किसने हेल्प किया उसे बनाने में? स्कूल में उसने ये सारी चीज़ों को सीखा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान भी है तो वो सेम टू सेम हूबहू एक कंप्यूटर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मतलब उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपना क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि एक इंसान है, उसको हमने कुछ इनपुट दिया वर्बली या टेक्सचुअली लिख के, उसने माइंड में कुछ प्रोसेस किया। इसका मतलब उसके माइंड में पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ था। किसका प्रोग्राम था? जो भी हम लोग पूछ रहे हैं, एडिशन का प्रोग्राम उसके माइंड में पहले से था, तभी उसको प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है? उसका हमें आउटपुट दे देता है। अगर कुछ हम लोग डिफिकल्ट चीज़ें पूछ लेंगे उससे, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके माइंड में उसका प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ हो। अगर मैं इसे एक मल्टीप्लिकेशन दे दूं बड़ा सा, तो इसका मतलब
उसके पास उस मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए वो प्रोसेस नहीं कर पाया और वो हमें आउटपुट नहीं दे पाया। इसका मतलब सेम वैसा ही अगर हम लोग मैप करें कंप्यूटर से, तो वो भी तो वही कर रहा है। हम भी उसे क्या दे रहे हैं, पहले इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। इनपुट हम लोग कैसे दे रहे हैं कंप्यूटर को, हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस अपना क्या है यहाँ पे, कीबोर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि कीबोर्ड से हम लोग क्या ले रहे हैं कि इनपुट ले रहे हैं और वो एक कंप्यूटर को मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था इंसान को कि 1 और 2 दिया था, अब इसने क्या किया कि इसे स्टोर कर लिया अपने माइंड में। तो कंप्यूटर को तुम जैसे ही तुम इनपुट दिए वो भी स्टोर करेगा। तो इसका मतलब पहला जो नीड है कंप्यूटर में होना चाहिए वो होना चाहिए मेमोरी। इसीलिए तो हम लोग कंप्यूटर खरीदते समय बोलते हैं ना भाई कि रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, क्योंकि उसे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं भाई कंप्यूटर लेने जाते हैं तो ये मेमोरी की बात हम लोग करते हैं वहाँ पे। तो जो भी हम लोग इसको इनपुट देने वाले हैं तो पहले वो भी जैसे एक ह्यूमन बीइंग स्टोर करता है डेटा को प्रोसेस करने से पहले, वैसे इसे भी अपने डेटा को स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो रिक्वायरमेंट हुआ वो हुआ कि मेमोरी का। मेमोरी का क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डेटा स्टोरेज। भाई हमें जो तो पहले डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे देखूंगा। ठीक है, जैसे ही उसने डेटा को स्टोर कर लिया अपने माइंड में, तो उसका जो सेकंड चीज है वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के बाद बोलेगा कि भाई मैं अब कैलकुलेशन करूंगा। तो कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर तो डम्ब है ना, इसे कैसे पता है, इसने इस बंदे ने कहाँ सीखा ये सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन, स्कूलिंग में सीखा। तो उसी तरह से मुझे भी कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली एडिशन करते कैसे हैं। तो उस एडिशन को सिखाने के लिए ही हम लोग क्या लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि हम लोगों का प्रोग्रामिंग कौन किया है, स्कूलिंग में हम लोग का वो प्रोग्रामिंग लिखा जा चुका है, इसलिए हम लोग उसे जान रहे हैं। तो हम लोग को कंप्यूटर को वो चीज़ बताने के लिए उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एडिशन का। इसका मतलब प्रोग्राम मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, कि भाई तुम ये 1 2 3 4 ऐसा ऐसा स्टेप कुछ करोगे तो तुम्हें इसका एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोग्राम हम लोग डेवलप करेंगे, वही प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंड देन प्रोग्रामिंग के बाद वो क्या करेगा, हमें एक आउटपुट देगा कैलकुलेट करके, जो कि 3 है। वो कैसे देगा, ये हमें यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में या वर्बली दिया था ह्यूमन बीइंग, तो ये कैसा देगा, ये हमें देगा आउटपुट डिवाइस पे। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मॉनिटर हो गया या स्क्रीन हो गया, वहाँ पे ये हमें देगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही बात करेंगे सोफिया का, अगर सोफिया का देखें तो भाई इसमें हम लोग तो वर्बली भी दे सकते हैं इनपुट, क्योंकि ये NLP जानता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो अगर सोफिया की बात करें तो ये तो रोबोटिक्स है, तो इसे अगर हम लोग 1 और 3 बोलेंगे तो वो डिटेक्ट करके देन प्रोसेस करके, क्योंकि प्रोग्राम सोफिया में पहले से लिखा हुआ क्योंकि एक AI है, और हमें खटाक से ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा फंडा है एक माइंड की तरह ही, जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है, इनपुट लेता है, इनपुट को स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है एंड देन हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि भाई प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ। जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो अपना 2 फंडा होने वाला है, 2 चीज़ें अपने को ध्यान से रखना है। कोई भी बंदा अगर हम तो बोले कि भाई तुम ये प्रोग्राम लिखो, प्राइम नंबर का प्राइम कोड लिखो, या फिर प्रोग्रामिंग करो, ऑड इवन का लिखो, बैक ट्रैकिंग का लिखो, DP का लिखो, किसी भी चीज़ का अगर प्रोग्रामिंग बोल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले जो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास डेटा क्या है, ये बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इनपुट उसे चाहिए, डेटा क्या है मतलब कि तुम्हें उससे इनपुट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उस डेटा को तुम्हें स्टोर करना है। तुम्हारा जो सबसे पहला जो एम होगा कि भाई जो भी तुम डेटा देने वाले हो उसे मैं स्टोर करूंगा। कहाँ पे स्टोर करूंगा, मेमोरी में स्टोर करूंगा। सेकेंड चीज़ तुम क्या करोगे कि उसके प्रोसेसिंग करोगे। इसका मतलब तुम प्रोग्राम लिखने वाले हो कि जो भी तुम टास्क मुझसे करवाना चाहते हो, अब मैं उसका प्रोग्राम लिखूंगा। इसका मतलब मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ कि एग्जैक्टली प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें ये चीज़ों को, तो अब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे अगर किसी को टी ही बनाना है, चाय ही बनाना, तो उसका भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, उसी हिसाब से फॉलो होगा। अगर हम लोग का इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वैसा ही प्रोग्रामिंग के साथ भी है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं सीक्वेंस में आपको बताता जाऊंगा, उसी में आपको उसको फॉलो करना है, तभी वो आपका लॉजिक डेवलप हो पाएगा और प्रोग्राम सही से आपका चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम का मतलब मोटा मोटी तो समझ में आ गया कि भैया आप बोलना चाहते हैं कि प्रोग्राम के लिए डेटा चाहिए, मतलब इनपुट चाहिए, उस डेटा को मुझे स्टोर करना है,
और दूसरा क्या चाहिए, प्रोसेसिंग करना है उसको, मतलब प्रोग्राम लिखना है, उस डेटा पे लॉजिक लिखना है, उस डेटा के ऊपर मुझे कुछ लॉजिक लिखना है ताकि जो भी मेरा टास्क है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो इसको करने के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये जो स्टोरेज वाला जो पार्ट है, डेटा को स्टोर करने वाला पार्ट, एग्जैक्टली जो इनपुट है वो अपन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। ये अपन एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर में। और ये जो लॉजिक लिखने वाला जो पार्ट है कि भाई ऐसा क्या लॉजिक लिखे जो डेटा तो स्टोर कर लिया है अपने माइंड में या फिर स्टोरेज में उसने स्टोर कर लिया, बट उसको जो भी मेरा टास्क था, जो भी मेरा प्रॉब्लम था, उसको सॉल्यूशन तक ले जाने के लिए क्या क्या स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, ये अपन सीखेंगे एल्गोरिदम में। ठीक है, होप इतना सब कुछ सबको क्लियर हो गया होगा। क्या सबको इतना क्लियर है? इतना लेक्चर सभी को क्लियर हो गया है? तो फिर अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। चलिए, हम लोग प्रोग्राम के बारे में तो समझ गए कि भाई एग्जैक्टली प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम लोग समझते हैं कि भाई प्रोग्राम तो समझ में आ गया कि डेटा को स्टोर करने वाला एक पार्ट है कि भाई डेटा को मुझे कहीं पे स्टोर करना है अच्छे तरीके से, और दूसरा क्या है, उस पर लॉजिक लिखना है। ठीक है, अब ये लिखेंगे कैसे, ये जो लिखने वाला जो आप पार्ट बोल रहे हो, तो इसके लिए किसी लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा, तो वो जो लैंग्वेज है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर हम लोग एक लैंग्वेज नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि भाई अगर किसी का कम्युनिकेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसमें लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है, ये जानता है इंग्लिश लैंग्वेज और ये जानता है तेलुगु। ठीक है, और ये दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो अगर लैंग्वेज का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जान रहे हैं तो हम लोग कम्युनिकेट एग्जैक्टली करवा ही नहीं पाएंगे इनमें। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि एक हम लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े डेलीगेट्स जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर भी जाते हैं। ट्रांसलेटर जाता है, वो क्या करता है, वो दोनों तरफ का लैंग्वेज का जानता है कि भाई वो इनसे ए से इंग्लिश को वो सुनेगा और उसके बाद वो तेलुगु में कन्वर्ट करके इस बंदे को बताएगा, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये जो बंदा है ये सारी चीज़ों को यहाँ पे करेगा। तो वैसे ही सेम अगर हम लोग कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल ले तो समझते हैं कंप्यूटर के केस में एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोग हैं, प्रोग्राम कौन लिखने वाला है, हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लोग किस लैंग्वेज में मोस्टली कंफर्टेबल है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में। इंग्लिश टाइप जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग कंफर्टेबल है। और अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो वो मोस्टली कैसे लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मशीन लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब वो कंफर्टेबल है 0 1 इस ये वाली लैंग्वेज में ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग तो अगर इसमें कंफर्टेबल है तो हम लोग इस लैंग्वेज में कोड को लिखेंगे और जब मशीन को देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। हम लोग अगर इंग्लिश टाइप में अगर कोड लिख के उसे दे देंगे तो वो तो एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाएगा। अगर हम लोग ऐसा लिख दें, अगर ये घबराइएगा नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे, बट ऐसे अगर इंट मेन ऐसा करके अगर हम लोग दे दें इसे तो ये एग्जैक्टली समझेगा ही नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश टाइप दिखने में लग रहा है अपने को, और ये समझता है 0 1। तो इसीलिए सेम जिस हिसाब से तो अपने को भी एक की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज को एज एन इनपुट ले और उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और एक कंप्यूटर को दे, ताकि वो लैंग्वेज जो हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे प्रोग्राम चलेगा वो किस में लिखने वाले हैं, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में हम लोग लिखने वाले हैं। तो वो लैंग्वेज एग्जैक्टली मशीन से काम करवाना है अपने को, कंप्यूटर से करवाना है, और वो 0 1 समझता है। अच्छा, तो फिर कैसे बात बनेगी, बात बनेगी कि हम लोग भी एक बीच में ट्रांसलेटर लेकर आएंगे जो कि ये अपने को हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर का नाम क्या है भाई, उसका नाम है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये दोनों का डिफिनेशन कि भाई कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, सो अपना जो अभी का जो टॉपिक है एक बार अपना हेडिंग डाल लीजिए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर।
ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाएं तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, इसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसे क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि भाई एक ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल हो, ह्यूमन के लिए ईज हो, इजिली अंडरस्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स, इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का डिफिनेशन तो हमें आ गया कि भाई जो ह्यूमन को, इंसानों के लिए जो ईजी हो समझना, वैसे लैंग्वेज को आप हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हो। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन बींग ईजिली इसे समझ पाते हैं और इसमें कोडिंग कर पाते हैं, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन के लिए ईज है, मशीन के लिए इजी है, बट ह्यूमन के लिए वो क्या है समझना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब मशीन के लिए लो लेवल लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इस लैंग्वेज का क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को जो ट्रांसलेटर है वो काम करने वाला है ये चीज़ों को कन्वर्ट करने में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पता है दोनों का कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है। ये भी क्या करने वाला है? सेम काम करने वाला है, बट डिफरेंस कहाँ पे है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करने वाला है? लो लेवल लैंग्वेज पे, लो लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस है कि ये जैसे हमने कोड लिखा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन तुम बोल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा 1 2 3 4 और ये 5 लाइन का, 5 लाइन का मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा, मतलब मैंने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा? जब कन्वर्ट करेगा इसको, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, तो कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में सारे को उठाएगा, 1 2 3 4 5 सारे लाइन्स को, और उसको मशीन कोड में एट अ टाइम, एक ही टाइम में सबको कन्वर्ट कर देगा वो। इसका मतलब क्या करता है कंपाइलर कि भाई इट टेक्स ऑल द सोर्स कोड को एक बार में उठाता है। सोर्स कोड किसको बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने जो भी कोड लिखा है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। तो वो सारे सोर्स कोड को उठाता है और उसको सारे को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो क्या करता है? दे देता है अपने को, मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ये करता है। इसका मतलब कन्वर्ट्स ऑल एट अ टाइम, एक ही बार में सबको वो कंपाइल करके दे देता है, कन्वर्ट करके दे देता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मेरा पहला लाइन है वो उठाएगा पहले लाइन को कन्वर्ट करेगा किस में? लो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। फिर वो दूसरे लाइन को उठाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरे लाइन को उठाएगा, उसको मतलब लाइन बाय लाइन वो चीज़ों को करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप करोगे तो कंपाइलेशन टाइम पे बहुत सारे एरर आता है, तो वो चीज़ों के लिए अपना बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अपने को ये भी समझ में आ गया कि भाई ठीक है, इसका मतलब प्रोग्राम का मतलब समझ में आ गया कि भाई हम लोग लॉजिक और डेटा को स्टोर करने वाले, पहले डेटा को स्टोर करो, इसके बाद लॉजिक लिखो। ये सब सारी चीज़ें करने किस में वाले हैं? जिसमें हम लोग कंफर्टेबल है। अच्छा, हम लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अच्छा, उसको और क्या कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को? भैया उसको सोर्स कोड कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम सोर्स कोड किस लैंग्वेज में लिखने वाले हो? तो बोलोगे कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? तो इसका मतलब सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। उन सारे लैंग्वेज में एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग कोड बस एक लिखने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली लैंग्वेज सीखना उतना ज़्यादा बैरियर है नहीं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज तो आप सिंटेक्स है ना, वो जैसे अपना हिंदी का ग्रामर से हुआ, इंग्लिश का ग्रामर हुआ, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जब आप लैंग्वेज सीख लोगे उसके बाद लॉजिक लिखना वो एक बड़ा सा पार्ट है, जो कि हम लोग बोले कि प्रोग्राम मतलब डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, वो सारी चीज़ें एक सीखना एक अपने लिए टास्क है, जो कि हम लोग इसे सारे पूरे सीरीज में वही अपन करने वाले हैं, ठीक है। सो अब एग्जैक्टली हम लोग मूव करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। हम लोग इतना बेसिक सा आइडिया आ गया कि अच्छा ठीक है, हाई लेवल में लिखोगे तुम, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है उस हाई लेवल का? एक कंपाइलर रहेगा, एक इंटरप्रेटर रहेगा, जो कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन को देगा, और मशीन अपना टास्क क्या करेगा? वो कंप्लीट करके पूरा करके अपने को दे देगा, ठीक है। एक ऐसा अपना इस तरीके से चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपन आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे।
ठीक है। सो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर का होता क्या है। ठीक है, सो इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा so that the data can be used efficiently when required। ठीक है, इसका मतलब ये एक तरीका है किसी चीज का स्टोर करने का डेटा को और उसको ऑर्गेनाइज करने का। मतलब जो मैंने बोला सबसे पहला टर्म कि भाई प्रोग्राम लिखने से पहले किसी डेटा को अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो वही एक तरीका है कि डेटा को कैसे स्टोर करें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे तरीके से डेटा को अपने को क्या करना है, स्टोर करना है। क्यों करना है? ताकि डेटा को हम लोग अच्छे तरीके से इफिशियंटली यूज कर पाए, इफिशियंटली यूज कर पाए जब उसका रिक्वायरमेंट हो। किस में रिक्वायरमेंट हो? प्रोग्राम में। मतलब अगर हम लोग कोई एक प्रोग्राम दिया गया, कोई एक टास्क दिया गया, जैसे मान लेते हैं कि और इवन का एक प्रोग्राम दिया गया, तो तुम्हें कुछ डेटा दिया जाएगा, तो डेटा को कितने अच्छे तरीके से मेमोरी में हम उसको स्टोर कर सके ताकि क्या हो कि उस जब रिक्वायर्ड हो, जब हम लोग प्रोग्राम लिखें तो उसका हम लोग इफिशियंटली यूज कर पाए, इफिशियंटली क्या कर पाए, हम लोग उसको यूज कर पाए। इसी को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया भाई, सिंपली हम लोग इसको कंटेनर बोल सकते हैं। इसका मतलब सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कंटेनर ही तो है डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये स्टोर कर रहा है डेटा को। इसका मतलब अगर ये है कि अगर ये अपना मेमोरी है तो मेमोरी बहुत सारे सेल्स में डिवाइडेड है इस तरीके से, और इसी सेल्स में अपने को डेटा को स्टोर करना है। तो जितना अच्छे तरीके से हम लोग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कैसा दे रहा है सामने वाला, किस तरीके का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हमें दे रहा है, उसके प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से वो हमें प्रोग्रामिंग मतलब डेटा को हम लोग इतने अच्छे तरीके से उसमें स्टोर कर पाएँ ताकि उस डेटा पे लॉजिक हम लोग इतने अच्छे तरीके से लिख पाएँ ताकि हमारा कोड क्या हो, इफिशियंट हो। क्योंकि सबको क्या लिखना है भाई, एक इफिशियंट कोड लिखना है, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने का तरीका क्या है, पैरामीटर क्या है? अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है तो उसका कोई बैरोमीटर तो होगा ना, कुछ पैरामीटर तो होगा ना कि जिससे वो कर सके। तो वो जो तरीका हुआ कि मतलब लॉजिक का, लॉजिक मतलब एल्गोरिदम का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर तुम उस पर लॉजिक लिखने वाले हो इस डेटा पे, मान लेते हैं कि हम लोग को नंबर को शॉर्ट करना है, मैं एक 1 2 3 9 11 और 5 ऐसे दे देता हूँ नंबर को और बोलता हूँ कि भाई इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपने को। तो ये इसका मतलब टास्क हुआ अपने लिए। ठीक है, ये अपना इसके लिए एक टास्क डिफाइन हुआ, क्या, सॉर्ट करना। तो अब ये जो सॉर्ट करना जो है, अभी मेरे को क्या है कि अब हो सकता है कि बहुत लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आएंगे। कोई एक सॉल्यूशन कोई ला सकता है, इसका सॉल्यूशन L1, कोई L2, कोई L3, ये सारा चीज़ लेके आ सकता है। बहुत सारा डिफरेंट तरीके से लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेके आ गए कि ठीक है देखिए भैया मैं इस तरीके से लॉजिक लगाया हूँ, मैं इस तरीके से लगाया हूँ, मैं इस तरीके से लगाया हूँ। तो कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना कि जिससे मैं बता सकूँ कि भाई ये जो कोड है वो इफिशियंट कोड है, तुमने अच्छा लिखा है। तो बताइए कोई वो क्या पैरामीटर हो सकता है कि जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि अपना कोड है जो इफिशियंट है या नहीं है। वो क्या पैरामीटर हो सकता है पता करने का? सो इसका जो पैरामीटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, दो पैरामीटर पे हम लोग कोड को डिफाइन करते हैं। एक है स्पेस पे एंड एक है टाइम पे। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। करेक्ट, स्पेस एंड टाइम, ये दो चीज़ से हम लोग को डिफाइन करना है। तो स्पेस वाली चीज़ें तो समझ में आती है कि भाई स्टोर करने पे ये बेस्ड है। मतलब तुम जो यहाँ पे स्टोर कर रहे हो मेमोरी में, जो भी चीज़ें स्टोर करोगे पूरा उस पर बेस्ड है कि भाई क्या तुम डेटा को किस तरीके से स्टोर करने वाले हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। टाइम है कि भाई जो तुम लॉजिक लिखने वाले हो, एल्गोरिदम लिखने वाले हो, वो तुम्हारा एल्गोरिदम कितने टाइम ले रहा है। इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होता है कि जो भी मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ वो लॉजिक कितना स्पेस ले रहा है मेरा और कितना टाइम ले रहा है।
तो इसका मतलब बताओ, स्पेस कम से कम लेना चाहिए। एक अच्छा कोड जो हमारा एफिशिएंट है उसमें स्पेस क्या लगना चाहिए, कम से कम, और टाइम भी क्या कम से कम लगना चाहिए, उससे मैं इफिशिएंट कोड हम लोग मान सकते हैं। तो अगर कोई 3 सॉल्यूशन लेके आया है तो ये तीनों सॉल्यूशन मैं देख लूंगा कि भाई कितना कम से कम टाइम किस में लग रहा है, कम से कम स्पेस किस में लग रहा है। फिर हम लोग इजीली डिसाइड करके बोल सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो कोड था मेरा, इसको बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन। इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि जब हम लोग कोड करते हैं तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच करते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब क्या हुआ, वही हुआ कि भाई या तो वो कोड आपका ज़्यादा ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा, ज़्यादा ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, और धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। और बेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि उसमें स्पेस और टाइम अपने को कम लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन करने कैसे वाले, कैसे समझेंगे कि भाई किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करें, क्या करें, किस तरह का एल्गोरिदम लगाए, यही सारी फंडा जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और एक आइडिया लेने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग को क्यों डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग को डेटा के साथ जो भी हम लोग को मिला है डेटा, इनपुट डेटा, जो भी हमें इनपुट डेटा मिला, यहाँ पे जैसे सॉर्ट करने के लिए 5 डेटा मिला, मतलब हम लोग को मेमोरी में उस डेटा को इतना अच्छे तरीके से लिखना है कि जब हम लोग को वो रखना है उसको, कि जब यूज आए तो वो ईजिली हम लोग उसको एक्सेस कर पाए उस डेटा को। ऐसा नहीं कि पूरा ढूंढना पड़ जाए। अगर कोई बंदा अगर सॉर्ट करते समय अगर ऐसे इस तरह को रख दे, एक एक वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में 1 को रख दे, बी नाम के वेरिएबल में 2 को रख दे, सी नाम के वेरिएबल में 3 को रख दे, ऐसे तो रैंडमली कहीं ना कहीं इनको स्पेस मिल गया। ऐसे इस तरीके से एक बंदे ने इस तरीके से लिखा और कुछ उसने लॉजिक लगाया इसको सॉर्ट करने का और उसको सॉर्ट कर लिया। दूसरा बंदा क्या करता है कि सेम इसी डेटा को मेमोरी में क्या किया कि वो एक साथ रख दिया, 1 2 3 9 11 और 5, ये एक साथ रख दिया। तो अब कोई आप बता सकता है कि दोनों में से जो अपना प्रोग्राम लिख कर आएंगे, दो जो सॉल्यूशन लेके आएंगे, क्या लगता है उनको कि किनका सॉल्यूशन बेटर होगा? अगर थोड़ा सा भी डेटा स्ट्रक्चर का अगर किसी को आइडिया हो तो वो बोल सकते हैं क्या कि इन दोनों में से दो तरीके से डेटा रख दिया है इसने। एक बंदे ने क्या किया कि रैंडमली कहीं जहां जहां जगह मिला मेमोरी में वहां वहां उसने रख दिया, और दूसरे ने क्या किया कि एक साथ उस डेटा को कंटिग्यूअस एक साथ उसने मेमोरी में रख दिया। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो देखो आप कितना इफिशियंट है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कि भाई क्यों, अगर भैया आप अगर बता रहे हो मेरे को कि डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है डेटा को और स्टोर करना है इफिशियंटली, तो क्यों करना है, तो इसका एक हम लोग फंडा डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इसका एक हम करेक्ट रोशनी ने बताया कि सेकंड वाले में, क्योंकि वो एक कंटिग्यूअस स्टोरेज है। ठीक है, तो हम लोग भी धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों सेकंड वाला ज़्यादा इफिशियंट है। ये सारी चीज़ें पे भी हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई एक बात करते हैं एक मेडिसिन शॉप पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो अगर हम हमारे लिए क्या है, वो सारा एक डेटा है। जितने भी मेडिसिन है वो सारे तो एक तरीके का डेटा ही है। तो वो डेटा, लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, किसके लिए, जो मेडिकल शॉप वाले के लिए। क्यों इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो सारे मेडिसिन को एक अच्छे तरीके से वो स्टोर करके अच्छे जगह पे डेटा में स्टोर करके रखता है। उनको उनका स्टोरेज उन्हें पता रहता है। तो जैसे ही अगर हम लोग अपना दवाई का वो लिस्ट जब देते हैं हम उन्हें, तो वो डायरेक्टली थोड़े ही देर में हम लोग को सारा दवा वो निकाल कर दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारे रो में ढूंढते चलते हैं। क्यों, क्योंकि वो डेटा को इफिशियंटली यूज़ कर पाए, कम से कम टाइम में डिलीवर कर पाए हमें, इसके लिए क्या करते हैं, वो अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज वे में उस डेटा को रखते हैं। करेक्ट। तो वैसा ही हम लोग को भी रखना है डेटा को ऑर्गेनाइज वे में, ताकि हम भी जब नीड आए तो उसको इफिशियंटली यूज़ कर पाए। वैसा ही सेम चीज़ है डिक्शनरी में भी। डिक्शनरी में देखोगे तो कितने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। वो सारे डेटा ही तो है जितने भी वर्ड्स हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं, लेकिन उनको एक अच्छे तरीके से वे में ऑर्गेनाइज किया गया। क्या है वो वे? अल्फ़ाबेटिकल वे में। क्यों यूज़ किया गया अल्फ़ाबेटिकल वे में? ताकि हम उसको इफिशियंटली यूज़ कर पाएँ, ताकि अगर हमें किसी वर्ड को ढूंढना पड़े तो अल्फ़ाबेटिकली हम जाके डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। अगर मान लो कि वैसा रहता ही नहीं अल्फ़ाबेटिकल, कोई भी डेटा कहीं पे भी स्टोर रहता, तो हमें ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है उसका मीनिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ताकि जब मैं उसे ढूंढूं यूज़ के लिए, कोई डिक्शनरी में से वर्ड क्यों ढूंढेगा हम, क्योंकि उसे नीड होगा। तो वैसे ही जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे डेटा पे, इनपुट डेटा पे, तो उसको अगर हम लगा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे डेटा को मेमोरी में, तो हम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, अच्छा एल्गोरिदम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये नीड हुआ डेटा स्ट्रक्चर का। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डेटा स्ट्रक्चर का जो सिंपल सा एक डिफिनेशन है। ठीक है, क्या आप सभी को क्लियर है? आप सभी को डिफिनेशन क्लियर है यहाँ तक का?
ओके, ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है भैया, ये डेटा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और इसका जो आप बता रहे हो कि एक मोटा मोटी ओवरव्यू आ गया कि अच्छा ठीक है कि डेटा को हम लोग को अच्छे से रखना है, कैसे रखना है, क्या क्या वे है रखने का, ये सब हम लोग आगे डील करेंगे। बट एक माइंड में एक पिक्चर तो आ गया कि ठीक है, हम लोग डेटा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो पहले तो मुझे डेटा पे ही ध्यान देना है कि जो तुम इनपुट डेटा दे रहे हो उसको हम लोग को अच्छे से मेमोरी में कैसे रखें, तो जो भी हम एल्गोरिदम लगाएं वो कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले वो, ठीक है। इतना फंडा तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि भाई एग्जैक्टली एल्गोरिदम की भी बात हम लोग कर ही लिए हैं, तो अब थोड़ा सा एक हम लोग देख लेते हैं कि एल्गोरिदम का सेम हम लोग है, बस एक डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जंप करेंगे कि एग्जैक्टली कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एक सिलेबस देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पूरा सीरीज़ है, ये सीरीज़ में हम लोग क्या क्या फॉलो करने वाले हैं, किस लेक्चर में क्या होने वाला है, इस तरह का एक सिलेबस देखेंगे पहले, इसके बाद, ठीक है। तो एल्गोरिदम का देखेंगे तो डिफिनेशन वाइज तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन given to a computer to perform specific task। ये शायद आप सभी लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। देखो इसमें कोई डेटा का हम लोग बात ही नहीं किया है, डेटा का बात किया हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कि भाई इफिशिएंट वे में डेटा को स्टोर करना। एल्गोरिदम में क्या किया कि उस डेटा पे क्या क्या कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देना, ताकि उस डेटा पे हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को लगा सके, ताकि किसी स्पेसिफिक टास्क को हम लोग कंप्लीट कर पाए। जो भी है, जैसे किसी को ऑड इवन फाइंड करना है, प्राइम नंबर फाइंड करना है, फिबोनाची सीरीज करना है, तो उस जो डेटा जो स्टोरेड है उस पर तुम क्या लॉजिक लगाओगे ताकि वो तुम आउटपुट तक पहुंच सको, वो सारी बातें अपन करते हैं एल्गोरिदम में। लॉजिक की बात करते हैं, एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉजिक। और डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंटेनर। डेटा को रखने का एक कंटेनर है। तो पहला अपना एम क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम दिया गया तो भाई डेटा को पहले स्टोर करो, इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करो। सेकंड क्या होगा कि अब उस पर लॉजिक लिखना है, इसका मतलब एल्गोरिदम पे काम करना है अपने को। ये अपना एक फंडा होना चाहिए, अपने माइंड में ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम मिले तो, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग एल्गोरिदम पे क्या बात किए थे कि भाई एल्गोरिदम अपना इफिशिएंट एल्गोरिदम है, ये हम लोग बात किए। ये कैसे पता चलेगा, इफिशिएंट एल्गोरिदम पता करने के लिए हमने क्या, दो पैरामीटर हम लोग लिए, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये किसका, ये दोनों एल्गोरिदम का होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये किसका, एल्गोरिदम का निकाला जाता है। कि इसका मतलब जब तुम डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर करोगे तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा जो एल्गोरिदम चलेगा वो कम से कम टाइम चलना चाहिए। और एडिशनल मेमोरी की ये बात करता है, एडिशनल मेमोरी, नॉट इनपुट डेटा। ये थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें सॉर्ट करने का प्रोग्राम दिया हूं तो तुम सॉर्ट करने का जो डेटा है 1 2 5 7 जो भी हमने बात किया था, उसको तुम्हें अच्छे तरीके से रखना है डेटा स्ट्रक्चर के यूज से। तो तुम बात करोगे कि लॉजिक का, तो बोलोगे कि भाई कम से कम टाइम ले, उसका एक लॉजिक लिख दिए। लेकिन जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम लोग निकालते हैं ना, तो वो जो इनपुट डेटा जो हम लोग को दिया हुआ था 1 3 7 5 8 ऐसा कुछ दिया रहेगा अपने को, इनपुट डेटा जो कि इनपुट था जिसपे हमें लॉजिक लिखना था, उसको कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेटा का कैसे हो सकता है, अगर इसका मतलब अगर डेटा पे होता तो मैं तुम्हें 5 डेटा दे रहा हूँ, कोई बंदा आएगा बोलेगा कि भाई 1000 डेटा है उसको तुम सॉर्ट करो, तो तुम बोलोगे कि भाई उसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि तुमने ज़्यादा डेटा दे दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनपुट डेटा को कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में शामिल हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग का बस उसको अच्छे तरीके से रखना है ताकि और वो ज़्यादा स्पेस ना लिख पाए लॉजिक लिखते समय, क्योंकि लॉजिक लिखते समय आप कुछ वेरिएबल्स को लेंगे, कुछ अरे को ले सकते हो, कुछ अलग अलग चीज़ों को यूज़ करोगे आप और मेमोरी को उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो एडिशनल मेमोरी जो आप यूज़ करोगे उसको सॉल्यूशन के लिए, उसको हम लोग काउंट करते हैं किस में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ना कि इनपुट डेटा को। होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोग की। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो अपने को एल्गोरिदम समझ में आ गया, एल्गोरिदम कैसे इफिशिएंट है ये भी समझ में आ गया, एल्गोरिदम का मीनिंग भी समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो अपना स्टार मार्क करके हम लोग दे सकते हैं, स्टार मार्क करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भैया जो हम लोग सिंपली जो समझे अभी तक वो ये है कि भाई प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम।
प्रोग्राम का मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये एग्जैक्टली नहीं होता है। वो तो हम लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसको जिसमें प्रोग्रामिंग करना है वो किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बस वो एक सिंटेक्स है। लेकिन एग्जैक्टली प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, मतलब ये डेटा को स्टोर करना और ये डेटा पे लॉजिक लिखना। बस यही दो काम है प्रोग्राम का मतलब। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। क्या है वो? टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मतलब, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या बोले थे भैया आप? कंटेनर बोले थे। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या? टाइप्स ऑफ कंटेनर। इसका मतलब अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर के बारे में। मतलब डेटा को रखेंगे कहाँ? कंटेनर में। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? स्टोर करना। स्टोर कहाँ पे कर देंगे? एक तरीके से कंटेनर में। कंटेनर क्या है यहाँ पे? मेमोरी, जो कि हम लोग बात किए थे इस तरीके से, जो मेमोरी था। तो इसका मतलब हम लोग टाइप्स ऑफ कंटेनर की बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम लोग मेमोरी में डेटा को रख सकते हैं। यही तो हुआ डेटा स्ट्रक्चर का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो अपना आता है, ठीक है, सो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि टाइप्स ऑफ कंटेनर। टाइप्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक है, मेमोरी में मुझे डेटा तो रखना है, लेकिन ये भी तो अपने को एक आइडिया होना चाहिए ना। इस क्लास में बस एक ओवरव्यू रहेगा कि किस किस तरीके से रख सकते हैं डेटा को। तो रखा गया कि भाई दो पार्ट में उन चीज़ों को बांटेंगे। एक है क्या? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या हो गया? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि भाई जिसमें जो डेटा है वो लीनियर फैशन में, लीनियर या फिर सीक्वेंशियल मैनर में क्या है? डेटा अरेंज्ड है, डेटा अरेंज रहेंगे। ठीक है, ये हुआ एक बेसिक सा जो अपने दिमाग में एक डेफिनेशन रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई चांस मान लेते हैं कि यही जो था ये मैं यहाँ पे इतना बंच में उठा लेता हूँ। ठीक है, इतना मैं स्पेस ले लिया, अलग कलर कर लेते हैं। ये मेमोरी का मैं इतना सा पार्ट अलग कर लिया यहाँ से, इतना मैं मेमोरी यूज़ करना चाहता हूँ, ये यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे इसमें तो ये क्या है? ये सिक्वेंशियली तो है, वन एक के जस्ट आगे, फिर ऐसे एक तरीके से। तो मतलब अगर देखा जाए सिक्वेंशियली का मतलब, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, मेमोरी में से मैं 5 बॉक्स को इस तरीके से मैं बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इतना बॉक्स को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया, 1 2 3 4 5। तो देखो ये सारा कैसे है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है? सिक्वेंशियली है, लीनियर है, एक लाइन में है सब। तो लीनियर का कैसे इंडिकेशन क्या होता है कि भाई किसी भी, अगर इसको अगर हम इस डेटा को लेते हैं तो इसका कितने नेबर्स हैं? 1 और 2, एटमोस्ट कितने? 2 ही नेबर है। सिर्फ फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को छोड़कर सारे का कितना होगा? एटमोस्ट 2 ही नेबर होंगे। अगर मैं इसको और बड़ा कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो देखो 7 को अगर लोगे तो इसका भी 2 नेबर है, 5 को लोगे तो इसका भी 2 नेबर है। ठीक है, तो इसका मतलब एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? 2 नेबर हो सकते हैं। और 0 तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो होगा, देखो 1 का सिर्फ इधर वाला नेबर है और इस साइड कोई भी नेबर नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट का इस साइड का कोई नेबर नहीं रहेगा और लास्ट वाले एलिमेंट का इस साइड का कोई नेबर नहीं रहेगा, बाकी सबके 2 2 नेबर होंगे। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ। ये अपने को एक समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, लीनियरली डेटा अरेंज रहेंगे एक फैशन में, लीनियर वे में, तो उसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। नॉन लीनियर में क्या होंगे कि भाई वो नॉन लीनियर फैशन में होंगे, नॉन लीनियर या फिर नॉन सिक्वेंशियल रहेंगे, नॉन सिक्वेंशियल रहेंगे। इसका मतलब किस तरीके से रहेगा? जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है इसमें किस तरीके का रिलेशनशिप करेंगे? तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रहेंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसका मतलब जो डेटा है उनके बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं कि जैसे बाई चांस मान लो कि ये 1 है, यहाँ पे एक, इसी में से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अपना मेमोरी है, एक नए पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक अपना इस तरीके से अपना एक मेमोरी था।
ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको पिक करूं, इस वाले बॉक्स में 1 रखूं, फिर मैं यहाँ 2 रखूं, फिर यहाँ 3 रखूं, फिर यहाँ 4 रखूं, फिर यहाँ 5 रखूं, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक तरीके से नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखो 1 देन 2, इधर 3, ये 4 आया एंड देन इधर 5 आया। तो देखो यहाँ पे क्या लीनियरली है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे लीनियर, यहाँ से मैं आगे जाना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ से मेरे को 2 रास्ता मिल गया, यहाँ से भी मेरे लिए 2 पाथ है। इसका मतलब मैं पेरेंट और चाइल्ड पे, ये क्या है, ये पेरेंट है 2 और 3 का, 4 5 क्या है, चाइल्ड है किसका, 2 का। इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डेटा को स्टोर किया। इसका मतलब ये सारा चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं वो किस बेसिस पे, नीड के बेसिस पे। हो सकता है कभी अपने को नीड पड़े कि सारा डेटा को तुम लीनियरली रखो, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना। ये कैसे आएगा, डेवलप होगा जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम करते जाएंगे और माइंड डेवलप करते जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो ये सारी चीज़ें अपने को धीरे धीरे डेवलप होते जाएगी। फिर ये कैसा हो गया, तो अच्छा ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का कभी यूज़ आ सकता है अपने को, तो उस टाइम पे हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो खासियत क्या है कि अगर तुम किसी एक नोड पे हो तो देखो कि मोर देन 2 नेबर्स इसको मिल रहे हैं। इसके कितने नेबर हुए 2 के, एक तो 1 हुआ, एक 4 हुआ और एक 5 हुआ, ठीक है। इसके 3 नेबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन 2 नेबर्स पॉसिबल है इसके। मोर देन 2 नेबर्स किसके पॉसिबल है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। सो अब अपन अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर की जो टाइप्स है वो 2 हैं, एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। लीनियर में लीनियर फैशन में रहते हैं, नॉन लीनियर में नॉन लीनियर फैशन में रहते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है नॉन लीनियर में। लीनियर में क्या है, सिक्वेंशियल है, एटमोस्ट ज़्यादा कितना 2 रहते हैं उनको, ठीक है। 2 नेबर्स उसके रहेंगे, फर्स्ट वाले का एक, लास्ट वाले का भी एक रहेगा। ये कैसे रहेंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सारे हैं हुए, तो इसमें कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आएगा मेरा जो लीनियर है, ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं ये भी अपन एक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आएगा ये यहाँ पे वो आएगा अरे, ठीक है। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। थर्ड है वो क्या है, स्टैक। एंड फोर्थ क्यू। इतने डेटा स्ट्रक्चर अपन पढ़ने वाले हैं, डील करने वाले हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। अब लीनियर कैसे हैं, क्या भैया आपको कोई एग्जांपल दे सकते हो? तो हाँ, ये अपना मेमोरी था, तो इस मेमोरी में से क्या किए कि अरे क्या बोलता है कि भाई एक छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे अरे स्टार्ट करें, बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई नाम है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये नाम है, और ये ऐसे दिखते हैं मेमोरी में। बस ये अपने को एक मैपिंग इस क्लास में बस एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन अरे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे, कैसे लिखते हैं, कोड करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई इतना का मैं उठा लिया, यहाँ पे ये कुछ बॉक्स को मैंने यहाँ पे उठा लिया, तो वो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है अरे अपना, ठीक है। इसका मतलब मेमोरी में से कुछ भाग को सीक्वेंशियली मैंने वहाँ से पिक कर लिया, जो कि आसपास में ही थे। इसके जस्ट बगल में ये था, इसके जस्ट बगल में ये था, फिर ये था। इस तरीके से पिक करना ही क्या हो गया अपना एक अरे दिखता है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आया लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कैसा दिखता है कि लिंक लिस्ट मतलब हुआ कि तुम अलग अलग उठा रहे हो, एक यहाँ से उठाए, ये अगर अपना मेमोरी है तो ये बोलता है कि भाई एक साथ बंच में मत उठाओ, तुम यहाँ से भी उठाओ। अगर बाई चांस किसी के पास वैसा है ही नहीं इतना मेमोरी कि भाई आसपास मिले, सब भरा हुआ है, तो उस केस में क्या है कि एक तुम यहाँ से भी उठा सकते हो, अलग अलग जगह से उठाओ, पिक कर सकते हो मेमोरी को। लेकिन ये सारे मेमोरी आपस में लिंक रहेंगे पॉइंटर के थ्रू, एक दूसरे को सब जानते रहेंगे एक दूसरे का एड्रेस कि भाई स्टार्टिंग में मैं हूँ 1 नंबर पे, तो उसको पता है कि भाई दूसरा नंबर पे तुम इसको पिक किए हो ना, ये वाले बॉक्स को, कलर चेंज करते हैं, हाँ तुम दूसरे नंबर पे ये वाले बॉक्स को पिक किए हो, तो इसका मेरे को एड्रेस पता है पहले वाले को। तीसरे वाले को क्या पता है, ये तीसरा वाला अगर ये बॉक्स है तो तीसरे वाले को पता है दूसरे वाले का एड्रेस। मतलब ये सब आपस में बस लिंक है, लेकिन एक साथ नहीं है। यहाँ पे क्या था, सब एक आसपास में ही है, साथ में ही है, लेकिन साथ में अगर मेमोरी नहीं मिल पाया तो सब लिंक है आपस में, एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन मेमोरी उनको एक साथ नहीं मिल पाया है, कंटिग्यूअस मेमोरी नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो ये कंटिग्यूअस उसको बोलते हैं, एक साथ मेमोरी को मिलना कंटिग्यूअस बोलते हैं। और लिंक लिस्ट क्या है, नॉन कंटिग्यूअस, मतलब एक साथ मेमोरी अपने को नहीं मिल पाया। तो एक तरीके से इसमें क्या हो गया, इस तरीके से अपना लिंक लिस्ट दिखेगा।
तो इसमें कुछ डेटा होगा, जैसे हम लोग को मान लेते हैं कि 1 2 3 4 स्टोर करना है, तो इसमें डायरेक्टली तुम 1 2 3 4 5 ऐसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि तुमने यहाँ पे 1 किया, फिर एक दूसरा तुम्हें कहीं पे मिला, वहाँ से तुम 2 स्टोर किए, तीसरा कहीं पे मिला तुम वहाँ से 3 स्टोर किए, इस तरीके से किए, और लास्ट में ये नल है, सारा पॉइंटर है, तो इसमें इसका एड्रेस डाल देते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो इसमें है और इसका एड्रेस इसमें। ये सारी चीज़ अपन लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे, बस अपन अभी देखना चाहते हैं कि इस तरीके से वो दिखता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट इस तरीके से दिखेगा अपने को। ठीक है, समझ में आ गया लिंक लिस्ट कैसे दिखता है। अब स्टैक की बात करते हैं। स्टैक कैसा दिखेगा भाई? तो स्टैक अपने को कुछ इस तरीके से दिखता है। इसी मेमोरी में से हमने जो ऐसे लिए, तो इस तरीके से कुछ मेमोरी को हमने ऐसे उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इस तरीके से अपना स्टैक दिखेगा। हमने प्लेट्स देखा है ना, प्लेट्स जो रखा हुआ रहता है शादी में, अगर आप गए होंगे फंक्शंस में तो देखे होंगे कि प्लेट एक के जस्ट ऊपर ऐसे रखा होता है, फर्स्ट प्लेट, देन इसके ऊपर सेकंड प्लेट, फिर थर्ड प्लेट, फिर फोर्थ प्लेट, तो इस तरीके से ये स्टैक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो फिर अगर कोई शादी में गए, हम लोग गए तो इस तरीके से प्लेट रखा हुआ है, तो ये वाला जो प्लेट है वो सबसे पहले रखा गया था, करेक्ट, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे लास्ट में रखा गया था ये प्लेट, करेक्ट। तो जब कोई यूज करने के लिए आता है प्लेट को, तो वो सबसे पहले कौन सा प्लेट उठाता है? जो सबसे लास्ट में रखा गया था यूज करने के लिए। जब यूज करने की बारी आई और जब जो सबसे नीचे रखा हुआ है वो सबसे लास्ट में यूज होता है, करेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि स्टैक की कुछ ऐसा यूज हो कि भाई जो सबसे लास्ट में जो डेटा रखा गया हो उसको लास्ट में यूज करना है, और जो सबसे पहले रखा गया हो उसको लास्ट में यूज करना है, और जो सबसे एंड में रखा गया हो उसको सबसे पहले यूज करना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में आगे जाके जो हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो उस वक्त हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। इसका मतलब कि जो इसको हम लोग डायरेक्टली फिर क्या बोल सकते हैं भाई? फर्स्ट इन लास्ट आउट। इफ मतलब फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन हुआ, फर्स्ट इन कौन हुआ था? ये वाला प्लेट, और लास्ट आउट मतलब लास्ट में वो आउट हुआ, करेक्ट। अगर ये प्लेट सारा रखा हुआ है तो सबसे लास्ट में ये यूज हो रहा है ना, लास्ट में। देखो फर्स्ट में इन हुआ था ये वाला प्लेट, लेकिन यूज कब होगा? सबसे लास्ट में होगा, तो उससे हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टैक अपना दिखता है। तो 1 2 3 4 ऐसे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, और एक यहाँ पे टॉप रहता है। ये सब अपन देखेंगे किसमें? स्टैक का जब हम लोग पूरा का पूरा सीरीज जब करेंगे, बस यहाँ पे कि दिखने के लिए कि अच्छा ठीक है ऐसा दिखता है मेरा स्टैक। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू तो हम लोग ऐसे भी नॉर्मल भी देखे होंगे, तो क्यू कुछ ऐसा इस तरीके से अपना दिखेगा, ठीक है। तो क्यू अपने को पता ही है कि हम लोग जैसे बाई चांस हम लोग एटीएम लाइन में लगते हैं, तो पहले बंदा कोई आया, 1 आया, तो 1 यहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे 2, फिर 3, फिर 4, ये सब एटीएम मशीन में खड़े हैं। तो जो सबसे पहले जो बंदा आया था, कौन आया था? 1 आया था, तो सबसे पहले वो पैसा निकालेगा और फिर वो चला जाएगा। फिर 2 का बारी आएगा, फिर 3 का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू मतलब एक लाइन में खड़ा होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस साइड को हम लोग बोलते हैं फ्रंट, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग रेयर, ठीक है। तो इसका मतलब जो बंदा फ्रंट में आया था, सबसे पहले जो एटीएम मशीन में आया था, वो सबसे पहले यूज करके निकलता है उसको। लेकिन स्टैक में क्या था? उल्टा, जो सबसे पहले आया था वो लास्ट में यूज हुआ था। लेकिन क्यू में क्या हुआ? जो सबसे पहले जो बंदा आया था वही सबसे पहले एटीएम को यूज करके बाहर जाता है, फिर दूसरा तीसरा जो लास्ट में आया वो लास्ट में यूज करता है। तो ये हो गया क्यू। तो ये सारा चीज बनाया क्यों गया है? अरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे तो अपने को एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा ठीक है इसमें स्टैक यूज कर ले क्या, इसमें क्यू यूज कर ले क्या, इस तरह का हम लोग बात करेंगे। वो क्यों करेंगे? बेस्ड ऑन नेसेसिटी, कि भाई अपना इनपुट डेटा क्या है और अपने को क्या काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इस तरीके का चीज हुआ लीनियर लिंक लिस्ट में हम लोग बात किए। होप ये सबको आपको लीनियर लिंक लिस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर लिंक लिस्ट की। सो अगर नॉन लीनियर लिंक लिस्ट की हम लोग बात करें तो उसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें हम लोग का क्या था कि 2 चीजें थी। इसमें अपन 2 चीजें क्लियर करेंगे, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसको नॉन लीनियर में क्यों रखा गया? अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि नॉन लीनियर का खासियत क्या है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है भैया। और दूसरा चीज क्या होता है कि मोर देन 2 नेबर्स, उसके नेबर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 आपको दिख जाएंगे वहां पे, सबके नहीं लेकिन उसमें दिख जाएंगे कुछ कुछ नोड्स के। तो ट्री एग्जैक्टली दिखता कैसा है ये आप बता सकते हो क्या? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्री कुछ ऐसा दिखेगा जो हम लोग इसके पहले देखे थे। ये यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लेते हैं 3 स्टोर हुआ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5।
कुछ इस तरह से अपना ट्री दिखने वाला है। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, किस तरह की चीज़ें में ये यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे जब हम लोग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी बस अपने को बस पता होना चाहिए कि ट्री एग्जैक्टली इस तरीके से दिखता है, और ये सारे चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, नोड यहाँ पे बोलते हैं। इसके लिए ये नोड रहता है। बस थोड़ा सा पिक्चर अपने को इतना कहानी में पता रहना चाहिए कि इसके ट्री का स्टोरी में कि ये इस तरीके से दिखता है ट्री। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। अब आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, ग्राफ कैसा दिखता है। तो ग्राफ भी वैसा ही है, उसमें भी नोड ही रहता है, जैसे इसमें है ना नोड, वैसा ही। लेकिन ग्राफ भी एक तरीके का ट्री ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी कि भाई कनेक्टेड है, नॉन कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें। तो एक एग्जांपल की तरह हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि इस तरीके से ग्राफ दिखता है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। ये हो गया ग्राफ का एग्जाम्पल। तो ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसको लीनियर में क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि ये लीनियर है ही नहीं। अगर प्रीवियस हम लोग जाएँ प्रीवियस में, तो देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, एक दूसरे को ये जान रहे हैं, एटलीस्ट कनेक्टेड है, तो एक लीनियर फैशन में है। ये भी देखो लीनियरली है, ये भी देखो लीनियर है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो क्या है, यहाँ पे ये लीनियर है ही नहीं। अगर यहाँ से मूव करना चालू करोगे तो फिर तुम्हें दो रास्ते मिल गए, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये लीनियर कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ओके, सो अपना फिर अब नेक्स्ट क्या होता है कि नॉन लीनियर डेटा ये आ गया। अब एक ग्राफ का हम लोग एग्जाम्पल की तरह अगर देख सके कि भाई कहाँ पे यूज़ है, तो एक हम लोग ले सकते हैं फेसबुक में भी। अगर हम लोग देखेंगे कि एक फीचर रहता है कि भाई म्यूचुअल फ्रेंड का, तो बाई चांस मानते हैं कि ए है, ए का फ्रेंड अगर बी है और ए का फ्रेंड हमने देखा होगा कि अगर सी भी है, तो हमें फेसबुक में एक म्यूचुअल फ्रेंड का दिखाता है ऑप्शन, ये दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड का। तो ये इसी एल्गोरिदम को यूज़ करता है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ का। क्यों, क्योंकि तुम ए है जो बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, तो ये बोलता है कि हो सकता है बी और सी भी एक दूसरे को जानते हो, वो म्यूचुअली इस तरीके से यूज़ करके वो कर लेता है, कॉमन फाइंड करके कि ठीक है ए से बी भी कनेक्टेड है, सी भी, तो हो सकता है कि ये एक दूसरे को जानते हो, तो वहाँ पे ये ग्राफ का अपना यूज़ करता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन है सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे डेटा स्ट्रक्चर को जानना, एक माइंड में एक मैपिंग करना सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि हम लोग जानते हैं उसको किस तरीके से दिखता है। अब किस डेटा स्ट्रक्चर का कब यूज़ करेंगे, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम करते हुए ये सारी चीज़ों को समझेंगे। होप आपको इतना एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि भाई डेटा क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम क्या होता है, ये सारी चीज़ें होप आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, क्या सभी को ये सब क्लियर है। हाँ, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिया करेंगे, मीडियम टू बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मीडियम लेवल का करेंगे, डिफिकल्ट लेवल का सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिया जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, मैं सोचने का तरीका बताऊंगा फिर उन प्रॉब्लम्स में कि भाई कैसे विजुलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बस एक प्रॉब्लम की तरह लेना है कि भैया ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देख लिया, ये मेरे को आ गया। नहीं, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का देखना भी जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए। क्योंकि कैसे होता है कि हम लोग कंफर्टेबल कैसे होंगे किसी चीज़ के साथ, बताओ। हो सकता है कुछ ही नए बंदे से हम लोग मिलते भी है, तो हो सकता है कि हम लोग उस टाइम पे उनसे कंफर्टेबल नहीं हो। तो कंफर्टेबल होने का तरीका क्या है कि उनसे रोज हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। वही सेम चीज़ कोड के साथ भी है। आप लोग कोड के साथ बैठते नहीं हो, इसलिए आपको उससे डर लगता है कोडिंग से। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई अच्छा ठीक है कोड लिखने के लिए बैठता है। कुछ लोग आपके कॉलेज में होंगे जो प्रो लेवल का कोडिंग करते होंगे, तो आप उनसे डर जाते होंगे क्योंकि वो बैठे हैं कोड के साथ। आपको ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन अच्छा कोड करो, कोड आपको आना चाहिए, नहीं, आप एटलीस्ट कंफर्टेबल हो जाइए कोड के साथ। हर दिन बैठिए कोड के साथ। आप अपना एडिटर ओपन रहना चाहिए आपके लैपटॉप में। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, कोडिंग बैकग्राउंड में आना है, कोडिंग फील्ड में, तो आपको एकदम कंफर्टेबल होना पड़ेगा। कंफर्टेबल होने के लिए क्या है कि आपको हर दिन आप एक लूप ही चलाओ, एक लूप चला के एक प्रिंट ही करा दो, हेलो वर्ल्ड ही लिखो, कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो पर डे करो। तो आप जितना देर आप उसके साथ बैठोगे तो आप कंफर्टेबल होते जाओगे। तो कोड के साथ आप धीरे धीरे वैसे ही कंफर्टेबल होते जाइएगा, आप जितना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और प्रॉब्लम बोलते हैं कि भाई सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन कुछ हद तक देखना है अपने को स्टार्टिंग में, क्योंकि वही करता है ना। जैसे मैं तुम्हें लॉजिक कैसे बताऊंगा, तुम धीरे धीरे सीखोगे। जैसे मैं कोई प्रॉब्लम बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उस सॉल्यूशन को बस जानना नहीं है कि ये क्वेश्चन करने के लिए ये सॉल्यूशन है, नहीं, तुम्हें उस
क्वेश्चंस को डीपली समझना पड़ेगा कि अच्छा ये लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड में वो मैप आ जाना चाहिए कि अच्छा इस तरीके का प्रॉब्लम के लिए ये लॉजिक है। तो तुम ऐसे करते करते 10 प्रॉब्लम अगर देखोगे अरे का कि अच्छा ठीक है इस तरह का प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस से क्या होगा, तुम्हारा लॉजिकल माइंड डेवलप होगा। तो फिर अगर कोई नया प्रॉब्लम मिलेगा तब तुम उसे अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कल मैंने अरे स्टार्ट जैसे मैं करूँगा तो ऐसा नहीं कि अरे का कोई भी क्वेश्चन लेके अपन बैठ जाएंगे और पहले दिन ही डिमोटिवेट होंगे कि भैया वो तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था, वो डिफिकल्ट था, ऐसा था नहीं। अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। उस क्वेश्चन को लीजिए, अरे के साथ आप थोड़ा देर बैठिए, उसके साथ कंफर्टेबल होइए, खुद इमेजिन कीजिए जब मैं पढ़ा दूँ तो कि अच्छा ठीक है अरे ऐसा होता है, ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ट्रैवर्स करते हैं, अच्छा ऐसे डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है एक दो तीन प्रॉब्लम करवाए थे तो वो ऐसे ऐसे सोचे थे, ऐसा ही क्यों सोचे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स और खुद से देखे उसका सॉल्यूशंस कि अच्छा ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। तो तुम्हें टूल मिलेगा, हथियार मिलेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद जब तुम एक नए प्रॉब्लम में जाओगे ना तो तुम्हें हमारे पास बहुत सारे टूल रहेंगे हैंडल करने का, टैकल करने का, क्योंकि बैक ट्रैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें है, डीपी है। तो कौन सा एल्गोरिथम कब लगाना है, रिकर्शन कब लगाना है, ये सारी चीज़ें कब आएगी, जब तुम कुछ प्रॉब्लम्स पे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। और वो प्रैक्टिस कब होगा, जब तुम खुद उन्हें प्रॉब्लम्स को देखोगे, समझोगे, जो कि सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, किसी अदर सॉल्यूशन को देखने का ट्राई करोगे, समझोगे कि एग्जैक्टली कैसे सब लिख रहा है, तब तुम्हारे माइंड में वो ऐसा लॉजिक आया कि अच्छा ठीक है इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर इसके बाद जब तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा तब तुम देखो कि अच्छा 5 प्रॉब्लम मैंने देखा था ये तरीके से, क्या इसमें से कोई एक लग सकता है, क्या हैंडल हो सकता है। इस तरह से तुम्हारा माइंड डेवलप करेगा तो नए प्रॉब्लम को फिर टैकल करना तुम सीख जाओगे। होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, स्टोरी लाइन बनाते हैं, लेकिन वही आपको स्टोरी, प्रॉब्लम तो ऐसा ही होता है ना, प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट की तरह ही होता है कि वो आपको देंगे, वो आपको उसको मैथमेटिकली तोड़ना है। कंप्यूटर साइंस एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स को वो मैथमेटिकली तोड़ रहा है, उसको मैथमेटिक्स में लाइएगा तभी तो आप लॉजिक लिख पाइएगा। नहीं तो अगर कल को अगर कोई बोला जाता है कि भाई मैप करना है, जैसे गूगल मैप हम लोग यूज़ करते हैं, तो कल को कोई बंदा क्या बोलता है कि अच्छा यहाँ जाने का, वहाँ यहाँ से पॉइंट ए से बी जाने का मेरे को रास्ता बता दो, तो इसको कौन समझता था पहले कि भाई इसके पीछे मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो वो स्टोरी के फॉर्म में ही ना कोई बोला होगा, तो उसको मैथमेटिक्स में तोड़ना, वही तो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करते हैं। हर प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में तोड़ना, और मैथमेटिक्स में तोड़ दोगे तभी तो किसी चीज़ पे लॉजिक लिख पाओगे। तो ठीक है, अपने को इन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे काम करना हो, और ये वरी मत कीजिए, आप धीरे धीरे डेवलप होगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए चीज़ों को, सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए, जो भी मैं प्रॉब्लम जैसे इमेजिन करने बोलता हूँ इमेजिन कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पूरा लॉजिक सोचिए बैठकर खुद से कि अच्छा ठीक है ऐसे करते, तो आपको अरे दिखना चाहिए, लिंक लिस्ट दिखना चाहिए आपके माइंड में कि ठीक है ट्रैवर्स हो रहा है, ऐसे डेटा इंडेक्स कर रहे हैं, वो सब आपको पिक्चर में एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक चीज़ें नहीं क्लियर होगी और आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज अब हम लोग, आज का क्लास तो यहीं तक है स्टडी वाला। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है अपना, किस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। सो अपना जो पहले डेटा स्ट्रक्चर का सिर्फ देख लेते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर का एजेंडा अपना ये रहने वाला है। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम लोग एग्जैक्टली मूव करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले जो अपना था कि प्रोग्रामिंग ओवरव्यू ये हो गया, देन अपन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे स्टोर होता है। देन हम लोग अरे पे आएंगे, अरे डेटा स्ट्रक्चर, आईडी हम लोग देखेंगे, आप अपना मनपसंद का कोई आईडी रख सकते हो जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर हम लोग अरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कोडिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन हम लोग लिंक लिस्ट पे आएंगे, लिंक लिस्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ट्राइवर्सल देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इंसर्शन डिलीशन लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नया नोड कैसे करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते करते बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे। देन अपन स्टैक पे आएंगे, इसके बाद ये भी सीखेंगे कि भाई एसटीएल में स्टैक जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, और आप खुद का जो स्टैक करोगे वो कैसे हो सकता है। तो आप फर्स्ट ईयर से ही कर सकते हो ध्रुव, आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। आप यहाँ से, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी आता होगा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल जीरो से कनेक्ट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं एकदम वैसा ही पिक्चर देने वाला हूँ हर चीज़ का। तो वह इस तरह का अपना लेक्चर होने वाला है कि आपको बाद में जाकर बस बैठ के आपको बस सोचना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉपी देखने का, वो उस तरह का लेक्चर यहाँ पे होने ही नहीं वाला। एकदम स्टोरी टाइप आपको लगेगा कि सब चीज़ आप स्टोरी से देख रहे हो। कोई प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्टोरी अपन कर रहे हैं, स्टोरी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि ए बी सी का एक मैं वेरिएबल जो अपन लेते हैं वो लगेगा कि अपने को ह्यूमन है, कोई कोई इंसान लिए हैं, तो उनसे हम लोग कैसे काम करवाने वाले हैं, इस तरीके से अपना होने वाला है।
ठीक है, फिर अपना जो सेकेंड होने वाला है स्टैक के बाद हम लोग फिर क्यू करेंगे। फिर एसटीएल में देखेंगे कि भाई क्यू का अपन यूज़ करते हैं, किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। डोंट वरी नैन्सी, अगर आपको बेसिक सा भी अगर C++ हो आता होगा तब आप ये सारी चीज़ें कोपअप कर लोगे, क्योंकि मैं बताते समय जो भी कोड करूँगा मैं हर चीज़ बताते चलूँगा कि किसका क्या यूज़ है, किस तरीके से लिखते हैं लूप। मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड सबके बारे में देता चलूँगा। देन क्या अपन करने वाले हैं, फिर एप्लीकेशन देखने वाले हैं स्टैक और क्यू के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट। देन अपन ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे, उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ट्रैवर्सल देखेंगे। उस पर बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन डिलीशन ट्रैवर्सल का, वो सारे करेंगे हम लोग। इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, देन उसका ट्रैवर्सल, देन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, हर चीज़ करने वाले हैं। एसटीएल पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं कि भाई कैसे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एसटीएल का यूज़ करके। एसटीएल कैसे हमारे लिए बेनिफिट है, उसके बेसिस पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। ये सारा चीज़ अपना डेटा स्ट्रक्चर में कंप्लीट होगा। तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी तक लेके चला है वो 28 लेक्चर्स लेके चले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, बट हो सकता है कि ये 2-3 लेक्चर और एक्सटेंड हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें अपन क्लियर करेंगे एंड इसके बाद हम लोग जो इंटर करेंगे वो एल्गोरिदम में इंटर कर जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो ये जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप एकदम कंफर्टेबल रहोगे कि आपको सारा डेटा स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में दिखेगा और हर चीज़ आप विजुअलाइज करते हुए करते रहोगे। फिर हम लोग एल्गोरिदम में ही इंटर कर जाएंगे उस तरीके से। पलक आप उतना वरी मत करो कॉलेज के लिए, क्योंकि आप एटलीस्ट आप ब्रांच सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ब्रांच स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया तो कंप्यूटर साइंस आप ब्रांच ले सकते हो, क्योंकि ठीक है इसका स्कोप है AI ML ये सब भी देखोगे तो डेवलपमेंट भी अपने को सीखना पड़ेगा। वो सब चीज़ें भी अपन देखेंगे किस तरह से प्लान करते हैं आगे, मशीन लर्निंग, AI और वेब डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें भी, ये सब तो अपना हो गया। DSA एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें पूछती है और कुछ एक डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी अपन प्लान करेंगे आगे। अगर सब चीज़ अच्छा चलता रहा अपना तो आप इसी तरह से कनेक्ट करते रहें तो अपन आगे और प्लान करेंगे। तो आप ब्रांच स्पेसिफिक चूज़ कर लो, ठीक है। होप आप सभी को सिलेबस भी क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग मूव करने वाले हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 28 लेक्चर्स मैंने प्लान किया है, इंक्लूडिंग लेक्चर 0 जो कि 29 हो जाएंगे। सो लेट्स सी। ओके, आप सभी को क्लियर है आज का लेक्चर? आप बताइए, आप सभी को क्लियर था आज जो भी हमने पढ़ाई किया है? बस स्पेशलाइजेशन इंटरेस्ट में, बट आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस मोस्टली उतना स्पेशलाइजेशन वैसा देख नहीं रहा है कि भाई किसी स्पेसिफिक ब्रांच। कंप्यूटर साइंस से तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपका ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी है, अगर आपका कोडिंग का बैकग्राउंड, आप कोडिंग जानते हो तो प्लेसमेंट एकदम ईजिली क्रैक कर सकते हो। क्वालकम में तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली कंप्यूटर साइंस के भी बंदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अदर ब्रांच के भी मुझे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं क्वालकम में। सो ब्रांच स्पेसिफिक वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कोडिंग आप कीजिए, और अगर अच्छा कोडिंग में इंटरेस्ट है और आपको CSE बैकग्राउंड में मिल जा रहा है तो फिर सही है। और अगर आपका ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल मैकेनिकल, ये सारे भी ब्रांच है तब भी चलेगा। तो कोडिंग का स्पेशलाइजेशन से उतना ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं। आप पहले अपना फोकस कीजिए कि भाई लॉजिकल डेवलपमेंट पे, जो कि आपको DSA से आएगा। इसके बाद अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, ये सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज रख सकते हैं। इसके बाद कोई एक डेवलपमेंट वाला चीज़ सीख सकते हैं, IoT हो गया, ML हो गया, ये सारी चीज़ें। दिन चेतन बहुत अच्छा ब्रांच है आपका ये AI एंड DS, सही है। AI में तो अभी तो हर टेक्नोलॉजी कन्वर्ज हो रहा है ना यार। अगर आप देखोगे तो क्या है, अगर AI और IoT ये सब का तो आप लोग सुने ही होंगे, तो हर टेक्नोलॉजी कन्वर्ज हो रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्योंकि क्या करते हैं IoT वाले, क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हर चीज़ आज के टाइम पे क्या है, कनेक्टेड हो चुका है। तो हम लोग डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि भाई टिकटॉक जो उसमें बैन हुआ था, क्या हुआ था, डेटा को लेकर हुआ था। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, फेसबुक से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। डेटा को कलेक्ट करना ही तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है IoT का एक तरीके से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अपन लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इसको किसी सर्वर पे भेज देते हैं, जैसे फेसबुक का सर्वर हो गया, गूगल का सर्वर, ये सारे सर्वर पे भेज देते हैं। फिर उन डेटा के पे क्या लगता है, AI लगता है, मशीन लर्निंग लगता है।
तभी तो फिर वो मशीन लर्निंग लगा के कि भाई कौन बंदा क्या देख रहा है, फिर वो रिकमेंड करते हैं सारी चीज़ों को कि अच्छा ठीक है, अगर आपने देखा हो कि शूज़ की अगर आप बात करते हो तो आपको रिकमेंड होने लगता है शूज़ वगैरह आपके उस पे अमेज़न पे, ये सारी चीज़ों पे अगर देखते हो तो, क्योंकि सब रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, एआई लगाना, फिर रिकमेंड करना, ये सारी चीज़ें तो अभी सब कन्वर्ज हो रहा है, सारा टेक्नोलॉजी, आईओटी, ईमेल, बिग डेटा, सब चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ज हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल ही रहेगा एंड देन उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उसके नेक्स्ट लेक्चर कब होगा। वीकेंड पे तो प्रॉपर होगा, सैटरडे एंड संडे, एंड एक दिन और मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वीकली 3 लेक्चर का मैं प्लान कर रहा हूँ। और अगर वैसा हो पाया कि अगर आगे जाके अगर अच्छा लगा आप लोग को सब चीज़ें, तो मैं हो सकता हूँ कि वीकली 2 लेक्चर फिर प्लान कर सकता हूँ, सैटरडे को 2, संडे को ऐसा करके। बट फिर मैं आगे आपको ये पूरा नेक्स्ट प्लान बताऊँगा, बट हाँ, सेकेंड लेक्चर आपका कल है। बट आप लोग ये बता दीजिए, आज जितना भी हुआ वो सबका आपको क्लियर हुआ? आज जितना भी लेक्चर में पढ़ाया गया वो सब चीज़ आप लोग सबको क्लियर है? एक मैपिंग आपके माइंड में आ गया है एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करती है, ये सारा मैपिंग आपके माइंड में क्लियर है? ठीक है, तब इसी स्टोरी को, जो अभी हम लोग स्टोरी जो आज पढ़े हैं, ये सारा इसी स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि भाई अरे क्या होता है, अपना नेक्स्ट क्लास से क्या होने वाला है। तो आप एक कॉपी में अच्छे से ये सारी चीज़ों को मैपिंग रखिए और डायग्राम से चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। जो मैं लिखता हूँ ना जैसे डायग्राम से, उस तरीके से आपके माइंड में एक पिक्चर बनता जाएगा। तो उस तरीके से पिक्चर बनाते जाइए और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट रहते हैं अरे के बारे में पढ़ने के लिए। हाँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी, सी प्लस प्लस दोनों मिक्स है। आपको ऐसा किसी पॉइंट पे फील ही नहीं होगा कि आपको नहीं आता है। थोड़ा सा बेसिक भी पता होगा, उसके बारे में मैं बताता चलूँगा। डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हूँ, प्रोग्रामिंग से नहीं लेकिन डेटा स्ट्रक्चर से। बट जहाँ जहाँ पे भी मैं इम्प्लीमेंटेशन बात करूँगा, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू, एक पिक्चर देता चलूँगा। जब मैं फंक्शन लिखूँगा तो मैं आपको थोड़ा सा दे दूँगा एक उसका पिक्चर, कि आपको एक आ जाए कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। उस तरीके से आपको पिक्चर देता रहूँगा मैं। और एक बार फुल फ्लेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपन प्लान करेंगे, जो कि अभी कमिट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ वो भी प्लान करूँगा। बट यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हर चीज़ का आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा देता ही चलूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमने पढ़ाया उसको बस रिवाइज कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कल अरे से स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी को और कुछ क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। आज CSK RCB का मैच है तो आप लोग एंजॉय कीजिए एंड फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय एवरीवन।